हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। सुंदर होने के साथ साथ मीरा के अंदर एक बहुत ही गंदी लत थी और वो थी उसकी चिकन कोरमा खाने की आदत। उसको चिकन कोरमा खाना इतना पसंद था कि वो उस चिकन कोरमा के पीछे कुछ भी करने को तैयार रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपनी दोस्त शीला के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी उसकी नजर एक चिकन शॉप पर जाती है। शीला की बात सुनकर मीरा अब शीला के साथ शॉप में जाती है और चिकन का ऑर्डर देती है। अरे वेटर भैया, एक प्लेट चिकन कोरमा, एक प्लेट चिकन बिरयानी, एक प्लेट चिकन कोरमा विद एक्स्ट्रा बटर। ये सब कुछ आप जल्दी से ला दीजिए। ये सब पैक करना है ना मैडम? अरे नहीं, पैक नहीं करना, ये सब तो मुझे खाना है, इसलिए आप जल्दी से लगा दो। वेटर अब मीरा को सब कुछ लाकर दे देता है। थोड़ी देर बाद मीरा खाने लगती है और जब मीरा का चिकन खत्म होता है तो वेटर मीरा के पास चिकन का बिल लाता है। बिल देखकर मीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका ये रिएक्शन देखकर शीला कहती है, क्या हुआ? बिल देखकर तेरी आंखें फट क्यों रही हैं? वो दरअसल शीला, आज मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तू मेरा बिल भी पे कर सकती है? क्यों, खाए तू और तेरा बिल मैं पे करूं? कर देना प्लीज। नहीं, मैं आज तेरा बिल पे नहीं करूंगी। अच्छा बेटा। शीला उससे ये बात बोल ही रही थी कि तभी मीरा अपना बैग उठाती है और वहाँ से रफा दफा हो जाती है। बेचारी शीला वहाँ फंस जाती है और ना चाहते हुए भी उसको मीरा की पेमेंट पे करनी पड़ती है। शीला पेमेंट देकर बाहर निकलती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, आज मैं इस मीरा की बच्ची को छोड़ूंगी नहीं, इसने तो आज सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। इतना कहते हुए वो सीधा मीरा के घर जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, मीरा कहाँ है तू? शीला की आवाज सुनकर मीरा की माँ कुंती हॉल में आती है और शीला को देखकर कहती है, अरे शीला बेटा, क्या हुआ? मीरा कहाँ पर है? वो तो घर आई, बैग रखकर बाहर चले गई। क्यों, क्या हुआ बेटा? आंटी, मीरा आपके हाथों से निकलती जा रही है। अगर आपने मीरा के ऊपर लगाम नहीं लगाई ना तो जल्दी ही आप सबको रोड पर ले आएगी। इसकी चिकन कोरमा खाने की आदत छुड़वा दो। अरे बता तो शीला, आखिर हुआ क्या है? शीला अब सारी बात बताकर वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और शाम को जब मीरा के पिता राहुल आते हैं तो कुंती राहुल को सारी बात बताती है। ये जानने के बाद राहुल बहुत परेशान हो जाता है और कुंती से कहता है, कुंती, हम अपनी बेटी का क्या करें? अरे ये उसकी आदत तो जा ही नहीं रही है, आखिर हम करें तो क्या करें? हम तो इसकी आदत से मजबूर हैं जी। आने दो आज इसको, आज मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। रात को जब मीरा घर आती है तब उसकी माँ उससे बोलती है, तो आ गई चिकन कोरमा लवर। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, तूने आज क्या किया है शीला के साथ? अच्छा, तो इस शीला की बच्ची ने माँ को भी सब कुछ बता दिया है। बता ना, बोलते क्यों नहीं कुछ? माँ, तुम बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों के बीच का मामला है। इतना बोलकर अब मीरा अपने कमरे में चली जाती है और अपनी बेटी का ऐसा बर्ताव देखकर राहुल कहता है, मीरा हद से आगे बढ़ रही है, इसकी शादी करवा देते हैं, क्या पता ये शादी के बाद सुधर जाए। पता नहीं सुधरेगी भी या नहीं। इस तरह कुंती और राहुल भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और अब देखते ही देखते समय गुजरता है, लेकिन मीरा की चिकन कोरमा खाने की आदत अब तक नहीं गई थी। ऐसा कह सकते हैं कि दिन बीतने के साथ साथ मीरा की आदत भी बढ़ती जा रही थी। अब ये देखते हुए मीरा के घर वाले मीरा की शादी करवा देते हैं। वो भी ये सोचकर कि लड़की की शादी होगी तो वो सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के बाद के शुरुआती दिन वो नॉर्मल रहती है, लेकिन कुछ समय बाद मीरा अपने घर के आसपास चिकन की शॉप देखना शुरू करती है, लेकिन उसको कहीं भी शॉप दिखाई नहीं देती। ये देखकर मीरा अपनी सास अंजू से कहती है, मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी, हम बाहर चलकर चिकन कोरमा खा कर आते हैं, क्योंकि यहाँ तो मुझे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे बहू, यहाँ तो सच में कोई चिकन शॉप नहीं है, तो एक काम कर, घर में चिकन कोरमा बना ले। लेकिन माँ जी, मुझे बनाना नहीं आता। अरे तो क्या हुआ, YouTube से देख कर बना ले। मेरी सास तो बहुत ही कंजूस है, अब ना चाहते हुए भी मुझे घर में ही बनाना पड़ेगा। इस तरह मीरा अपने घर में चिकन कोरमा बनाती है और सबको खिलाती है। उसके हाथों का कोरमा खाकर सबको बहुत मजा आता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। आए दिन मीरा अपने घर में चिकन कोरमा बनाकर खाती रहती। एक दिन मीरा की सास अंजू किचन में आकर कहती है, बहू, आज तो खाने में क्या बना रही है?
मम्मी जी, आज मैं बटर चिकन विद एक्स्ट्रा ग्रेवी और पनीर कोरमा चिकन कोरमा बटर नान बना रही हूँ। आज कुछ अलग बना ले। मतलब यही कि हमेशा चिकन खा खा कर हम लोग पक गए हैं। चिकन की नई वैरायटी खाना अच्छा लगता है, लेकिन डेली यही सब खाने से मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए आज ये सब मत बना। मम्मी जी, मुझे तो यही खाना है। मैं आप सबके लिए दूसरा खाना बना दूंगी, लेकिन मैं अपने लिए तो यही बनाऊंगी। अंजू कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और अब एक बार फिर सब साथ खाना खाने लगते हैं। धीरे धीरे अब मीरा के कोरमे का भूत बढ़ता जा रहा था। एक दिन मीरा की सास उससे कहती है, मीरा बहू, सावन शुरू होने वाले हैं और हम लोग सावन में चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, तो तू भी अपनी जुबान पर लगाम लगाइयो। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं सावन में चिकन ना खाऊं। अंजू इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन घर में पूजा पाठ करने लगती है। और अब मीरा भी अपनी सास के कहे अनुसार चलती है। लेकिन क्या करे, मीरा का ख्याल तो सिर्फ चिकन कोरमे पर था। और अब जब उससे चिकन कोरमा के बिना रहा नहीं जाता, तो वो चिकन कोरमा बनाने लगती है। एक तरफ अंजू पूजा कर रही थी, तो दूसरी तरफ मीरा चिकन कोरमा बनाने में लगी थी। और जब अंजू पूजा करने के बाद किचन में आती है, तब वो देखती है कि मीरा तो कोरमा खा रही है। ये देखकर अंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, अरे तू तो कतई बेशर्म निकली, और तुझे कहा था कि सावन चल रहे इसलिए चिकन मत बनाइयो, लेकिन तू बहुत ही बेशर्म है। तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। क्या करूँ सासू माँ, मैं आदत से मजबूर हूँ ना। अंजू कुछ नहीं बोलती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन अंजू मीरा के हाथ का खाना नहीं खाती। और शाम को जब विराट घर आता है, तो वो सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ को मुंह फुलाए देखकर उनसे कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? आप इस तरह मुंह क्यों फुला कर बैठी हो? विराट के पूछने पर अंजू उसको सारी बात बताती है, जिसके बाद विराट अपनी माँ को भी समझाता है और पत्नी को भी। और अब उन दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता है, जिसके बाद मीरा अब पूरे सावन चिकन नहीं बनाती। और उसके अगले 1 महीने बाद जब सावन खत्म होता है, तो मीरा अपने लिए चिकन कोरमा और अपने घर वालों के लिए साधारण खाना बनाती है। और इस तरह अब सब एक साथ मिलकर आराम से रहते हैं। दुल्हन का जोड़ा पहनकर बैठी कोमल रो रही होती है और कोमल की माँ रीमा उसे तैयार कर रही होती है। कोमल एकदम शांत बैठी थी। उसकी आंखों से एक के बाद एक आंसू गिरे जा रहा था। तभी रीमा कोमल के आंसू पोंछते हुए बोलती है, कोमल मेरी बच्ची, रो मत। तुझे जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा। वो तुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुका है। नहीं माँ, मेरा दिल ये बात नहीं मानता। राम ने मुझसे वादा किया था। उसने कहा था मेरे प्यार का इंतजार करना, वो आएगा। मैं किसी से और से शादी नहीं कर सकती माँ, मैं बस राम की हूँ। उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। वो आएगा माँ, आज उसे आना ही होगा। मेरा इंतजार आज पूरा हो जाएगा। रीमा कोमल को तैयार करके उसे मंडप तक ले जाती है और पंडित जी मंत्र पढ़ने शुरू कर देते हैं। और फेरों के लिए जलाई हुई पवित्र अग्नि को देखकर कोमल अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है, जब वो उससे पहली बार बुक फेयर में मिली थी। कोमल अपनी सहेलियों के साथ बुक फेयर देखने के लिए जाती है, जहां वो कई तरीके की रोमांचक बुक्स देखती है। तभी उसकी नजर एक किताब पर जाती है, जिसका शीर्षक मेरे अधूरे सपने था। जैसे ही वो इस किताब को लेने के लिए हाथ आगे करती है, तभी एक राम नाम का लड़का उस किताब को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद कोमल उसे रोकते हुए बोलती है, जी सुनिए, रुकिए, आप ये बुक नहीं ले सकते। जी क्यों नहीं ले सकता हूँ? क्योंकि ये बुक मुझे चाहिए। आप दूसरी बुक ले लो, यहाँ पर और भी बहुत सारी किताबें हैं, ये मुझे दे दो। ओह, पर ये बुक तो नहीं कह रही कि इसको आपके पास जाना है। कैसा मजाक करते हो? भला किताबें भी बोलती हैं क्या? लाइए मुझे दीजिए। पर मैडम, ये इस बुक की लास्ट कॉपी है, जो बड़ी मुश्किल से मिली है। स्टॉक आउट हो गया है इसका। अब ये मैं आपको नहीं दूंगा, सॉरी। कोमल उदास सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी राम उसे आवाज देकर रोक लेता है और बोलता है, सुनिए, एक काम करो, आप ये बुक ले लो और आराम से पढ़ लो। साथ में मेरा नंबर भी ले लो। जब आप ये बुक पढ़ लोगी तो मुझे फोन करके लौटा देना। आइडिया अच्छा है। ठीक है, ये लीजिए मेरा फोन, इसमें अपना नाम और नंबर ऐड कर दीजिए। जी जी ठीक है, ये लीजिए, कर दिया है। राम नाम है मेरा। जी मेरा नाम कोमल है, मैंने मिस कॉल किया है।
आप भी ऐड कर लेना नंबर। इतना कहकर कोमल मुस्कुराती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है और आराम से किताब पढ़ने लगती है। 10 दिन बीत जाते हैं और कोमल उस किताब को पूरा पढ़ लेती है, जिसके बाद वो राम को कॉल करके कॉफी कैफे डे में बुलाती है। राम कोमल के बताए हुए टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ आता है और कोमल उससे बोलती है, क्या बात है, समय के काफी पाबंद है आप। 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं किया आपने आने में। एक आर्मी मैन कभी भी लेट नहीं होता कोमल जी। ओह वाह, आप फौजी हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए बैठिए। तो पढ़ ली आपने किताब? जी पढ़ ली, बहुत अच्छी है, काफी कुछ है इसमें सीखने को। ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। राम और कोमल की बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और एक दिन राम कोमल से बोलता है, कोमल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। बस 7 दिन रह गए हैं मेरे पास और मैं चाहता हूँ कि ये 1 हफ्ता मैं बस तुम्हारे साथ बिताऊं। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ राम। 7 दिन क्या, मैं तो 7 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। कोमल, हम शिमला घूमने जा रहे हैं। इतना कहकर राम कोमल को हक के लेता है। अगले दिन दोनों अपने शहर से शिमला के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर दोनों स्नोफॉल का मजा लेते हैं। इसी के साथ वो शिमला की कई फेमस जगह पर भी जाते हैं, जैसे माल रोड, क्राइस्ट चर्च, जाखू हिल और समर हिल, और भी वो कई सारी जगह घूमते हैं। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। 7वें दिन जब दोनों शिमला से वापस आने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी कोमल बोलती है, राम, मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी जिंदगी है, कितनी नहीं। ये खूबसूरत वक्त फिर मिलेगा या नहीं। मैं तुम्हारे साथ कितना भी वक्त क्यों ना बिता लूं, वो हमेशा थोड़ा ही लगता है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम मुझे मेरे वो सारे हक दे दो जो मेरे हैं। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। कोमल की बात सुनकर राम सिंदूर से कोमल की मांग को भर देता है और उसका माथा चूमता है और फिर उसे प्यार से गले लगाकर बोलता है, कोमल, मैं कभी तुम्हारे अलावा किसी का नहीं हो सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा और फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा, वो भी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ। बस तुम अपने प्यार, अपने राम का इंतजार करना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी, भले ही देर से आना लेकिन आ जाना। कोमल हमेशा राम की थी और उसी की रहेगी। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और कुछ प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने शहर लौट आते हैं। राम कोमल को अलविदा कहकर अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। कोमल भी अपनी माँ रीमा को अपने और राम के रिश्ते के बारे में सब सच बताती है। वक्त बीतता जाता है। राम और कोमल दोनों फोन और वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक दिन राम कोमल को कॉल करता है और बोलता है, कोमल, बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ होने की वजह से लड़ाई होने ही वाली है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे देश की रक्षा भी करनी है और तुमसे किया हुआ वादा भी निभाना है। आई लव यू कोमल, हमेशा मेरा साथ देना। आई लव यू टू राम। तुम पहले देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मेरा पति कितना बड़ा देश प्रेमी है, और फिर सही सलामत मेरे पास लौटना। मैं इंतजार करूंगी मेरे प्यार का, मेरे राम का। जय हिंद फौजी राम। जाओ और देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो। इतना कहकर कोमल कॉल को रख देती है। राम भी बॉर्डर पर लड़ाई की तैयारियों में लग जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कई वीर जवानों की जान चली जाती है। ऐसे ही रीमा हाथ में अखबार लिए कोमल के पास भागी भागी आती है और उस अखबार के अंदर शहीद हुए वीर जवानों के नाम में राम का नाम और तस्वीर देखकर कोमल सुन पड़ जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। राम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। माँ, ये सब झूठ है, मैं नहीं मानती। मेरा राम जिंदा है ना माँ, ये खबर झूठी है। राम ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इंतजार अधूरा नहीं रह सकता। यूं ही रोते हुए कोमल बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब उसे होश आता है तो वो फिर राम का नाम पुकारकर चीख पड़ती है और रोना शुरू कर देती है। काफी वक्त बीत जाता है पर कोमल इस सदमे से बाहर नहीं आ पाती। अपने बेटे का ये हाल देखकर और उसका भला समझते हुए रीमा उसकी शादी
एक अच्छे लड़के से तय कर देती है और किसी तरह उसे समझा बुझाकर शादी के लिए मना लेती है। पंडित जी फेरों की तैयारियां कर लेते हैं और जैसे ही रीमा फेरों के लिए कोमल का गठबंधन करने लगती है, तभी एक आवाज आती है। कोमल, क्या तुम अपना वादा तोड़ दोगी? देखो, आज तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया है, मैं लौट आया। राम की आवाज सुनकर कोमल जैसे ही पीछे पलटती है तो राम फौजी की वर्दी पहनकर खड़ा था। कोमल भागती हुई उसके गले लग जाती है और बोलती है, मुझे पता था राम, तुम जरूर आओगे। मेरे प्यार का इंतजार जरूर पूरा होगा। माँ देखो, मेरा राम लौट आया। तुम कहाँ चले गए थे? कोमल, मैं कभी तुमसे दूर गया ही नहीं था। लड़ाई के दौरान मुझे सर पर गहरी चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं कोमा में था, पर तुम्हारे प्यार और दुआ की वजह से मैं सही सलामत लौट आया। दोनों का ये प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है और फिर राम अपनी फौजी की वर्दी पहने हुए सजे हुए मंडप में कोमल से शादी करता है और कोमल के प्यार का इंतजार खत्म होता है। पलक एक बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझा करती थी। पलक की शादी विनीत नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के से होती है, जहां पलक अपने पति विनीत और अपनी सास सुनंदा के साथ एक ही घर में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुनंदा पलक को कुछ काम बताती है और बोलती है, अरे बहू, आज दिन में राजमा चावल बना लेना और रात के खाने की तैयारियां भी कर लेना। ठीक है माँ जी, और बताओ? सब कुछ विनीत के पसंद का ही बनाना आज, ठीक है? ठीक है माँ जी, और बताओ? हे भगवान, तेरा ये और बताओ। इसके बदले ये भी तो पूछ सकती है ना कि माँ जी, आज विनीत जी के मनपसंद का ही क्यों बनाना है? हाँ जी माँ जी, वैसे और बताओ कि आज उनके पसंद का खाना ही क्यों बनाना है? अरे नास पीटी, क्योंकि आज मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन अभी अभी उसी का फोन आया था। हाँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बताओ? बस बहू, आज के लिए इतना ही है, अब और कुछ नहीं बताया जाएगा मुझसे। अपनी सास की बात सुन पलक किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगती है और शाम को वो अपने पति की मनपसंद का खाना बनाकर रखती है। विनीत के आते ही उसकी माँ खुशी से अपने बेटे का माथा चूमती है और उसको आशीर्वाद देती है। तभी पलक हाथों में बेलन लेकर किचन से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, आ गए आप? चलिए और बताइए। नहीं, रास्ते में है अभी। अरे करम जली, दिख नहीं रहा? मेरा बच्चा थका हुआ आया है। इस बेलन की जगह तू पानी का एक गिलास भी तो ला सकती थी ना। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। और आप और बताइए ना। अभी बताऊं तुझे? और बताओ। पता नहीं तेरे इस और बताओ से कब पीछा छूटेगा हमारा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तुझे अपने घर की बहू बनाया मैंने। बेचारी पलक अपने पति से 2 मीठे बोल भी नहीं बोल पाती कि उसकी सास उसको नया काम दे देती है और अपनी सास के ताने सुन सुनकर वो अपने पति के लिए पानी लेने चली जाती है। पानी लाने के बाद वो अपने पति को पानी देती है और बोलती है, और बताइए जी, आज का आपका दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत थका हुआ। अब प्रमोशन हो गया है तो काम भी और ज्यादा बढ़ गया है। और बताओ कुछ? अपनी ये और बताओ की दुकान बंद कर ले, थोड़ी देर और जाकर बर्तन साफ कर ले, समझी? पूरी रात है तेरे पास अपने पति से बात करने के लिए। बस महारानी से चपड़ करवा लो, काम तो कुछ होता नहीं है। पलक किचन में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने की कोशिश करने लगती है और सोचती है, पलक बेटा, जल्दी से सारा काम खत्म कर ले ताकि आज तू उनके साथ थोड़ा प्यार कर सके, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। इतना बोल पलक बर्तन धोते हुए अपने और विनीत का सपना देखने लगती है, जिसमें वो विनीत की बाहों में होती है
और वो दोनों एक दूसरे को किस कर प्यार भरे लम्हे एक साथ गुजार रहे हैं। तभी उसके हाथों से कप छूट जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। उसी के साथ पलक का ये सपना भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कप के टूटने की आवाज सुन सुनंदा आवाज देते हुए बोलती है, अरियो ज्ञानेश्वरी, जो सामान तू मेरे घर का तोड़ रही है वो तू अपने साथ दहेज में नहीं लाई थी। हाँ समझी? वैसे तो दहेज में तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी और महारानी के तेवर देखो। वो माँ जी गलती से हो गया, आप और बताइए ना। और बताओ तो सुन, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, आकर मेरे पैर दबा दे। नींद नहीं आ रही है दर्द के मारे। पलक किचन का काम खत्म करके अपनी सास का पैर दबाने लगती है और मन ही मन सोचती है, आज फिर ऐसा ही लगता है कि मैं जब तक जाऊंगी तब तक वो फिर से सो जाएंगे। अरे बहू, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? थोड़ा जान लगाकर ढंग से दबा। जी माँ जी, और बताओ। अभी इतना ही कर दे, और काम होगा तो और बता दूंगी, ठीक है? जी माँ जी, वैसे अब तो आपको आराम है ना? है तो नहीं बहू, ए भगवान, पर जा तू भी आराम कर ले। पलक जल्दी से अपने रूम में अपने पति के पास जाती है, जहाँ विनीत अपने बिस्तर पर लेटा होता है। पलक उसके बगल में लेटकर उससे कहती है, अपना थोड़ा टाइम मुझे भी दे दीजिए। पलक सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। इतनी मुश्किल से मैं तुम्हारे लिए टाइम निकालता हूँ, पर तुम रहने दो और मुझे सोने दो, मुझे कल ऑफिस भी जाना है। इतना बोल विनीत सोने लगता है और पलक उदास हो जाती है। उसके दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है और ना कोई उसकी सुनने और समझने वाला है, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। जिस वजह से वो बोलना ही कम कर देती है और सबकी बातों का जवाब ठीक है और बताओ में देना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन, अरे बहू, तेरी जुबान को लकवा तो नहीं मार गया जो अब तो कुछ बोलती ही नहीं है? क्या हुआ है? नहीं माँ जी, और बताओ। अरे कुछ नहीं है मेरे पास बताने को। अरे थक गई हूँ मैं तेरे इस और बताओ से, कभी तू भी कुछ बता दिया कर। सुनंदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रात को विनीत घर पर आता है, जहाँ दोनों अपने रूम में बैठकर काफी दिनों बाद एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। और बताओ। अरे पलक, तब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, तुम भी कुछ बताओ। अब थक गया हूँ मैं सिर्फ बोल कर। सॉरी, और बताओ। मैं आज सिर्फ आपको ही सुनना चाहती हूँ। मुझे सुनना चाहती हो? वैसे ही मैं भी तुमको सुनना चाहता हूँ, पर तुम कुछ बोलो तो सही। मैं बहुत एफर्ट डालता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए डालो, पर आपका और बताओ तो खत्म ही नहीं होता। आई नो, मैं समझती हूँ कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, पर मैं भी ट्राई करती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी, इस घर की, माँ जी की, सब कुछ मुझे देखना पड़ता है। मैं पूरे तरीके से जी जान लगाकर सब कुछ निभाने की कोशिश कर रही हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझसे भी ज्यादा हमारे रिश्ते के बारे में सोचती हो, और आई प्रॉमिस अब से तुम मुझसे जब भी बोलो और बताओ तो मेरे पास बहुत कुछ हो आपको बताने के लिए। विनीत अपनी बीवी को समझने लगता है और उसके और बताओ से गुस्सा होना छोड़ देता है, और जब भी पलक उससे और बताओ बोलती तो वो उसको बहुत कुछ बताने लगता है। ऐसे ही वो अपनी माँ को भी समझाता है और उसकी सास भी उसकी इन हरकतों पर गुस्सा होना छोड़ देती है और कोशिश करती है कि पलक को घर के कामों से थोड़ा आराम मिल सके, ताकि वो और उसका बेटा एक दूसरे को अपना समय दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।